कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। करौंदे की नए बाग स्थापन पर जानकारी। अरंडी की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। जैविक विधि से सब्जियों की खेती पर जानकारी। कम उपजाऊ और ऊसर भूमि में कुछ फल बागवानी से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, जिसमें से एक है करौंदा। इसके फल अचार, चटनी और मुरब्बे के लिए काफी प्रयोग किए जाते हैं। अगर इसके लाभ को देखते हुए आप भी करौंदा की बागवानी करना चाहते हैं तो किस तरह से इसके बाग की स्थापना की जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि करौंदा एक ऐसी फसल है कि जो सभी प्रकार की मृदा में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। जब हम किसी भी बागवानी में बाढ़ की बात करते हैं कि पशुओं से निजात मिले और उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कटीलादार पौधों में प्रयोग करें, तो उसमें सबसे अच्छा करौंदा आता है, इसलिए कि इससे हमें फल भी मिलती है और ये बाढ़ का भी काम करता है। साथ ही साथ इससे बनने वाले बाई प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। करौंदों को रोपण करने के लिए गड्ढे का जो माप होता है वो रेखांकन करते समय आपको ध्यान रहे 3 मीटर लंबाई पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर हम रखते हैं। गड्ढे की खुदाई 1.5 फीट चौड़ा 1.5 फीट गहरा हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे की खुदाई का यह कार्य मई-जून माह में किया जाना चाहिए और खुदाई के बाद 10 से 15 दिनों तक गड्ढे को खुला छोड़ देते हैं ताकि तेज धूप से कीट इत्यादि नष्ट हो जाएं। 10 से 15 दिन पश्चात 30 सेंटीमीटर ऊपर वाली मिट्टी तथा गोबर की खाद को बराबर मिलाकर पहले भरते हैं। उसके पश्चात ऊपर वाली मिट्टी में सड़ी गोबर की खाद साथ ही भूमि शोधक के रूप में इन गड्ढों में डालेंगे तो आपको ज़मीन से जो हमारे जुड़े हुए कीड़े हैं जैसे दीमक वगैरह उससे निजात मिल जाएगा। भराई करते समय ध्यान रखना होगा कि ऊपर की निकली हुई मृदा नीचे जानी चाहिए और ऊपर की मृदा नीचे जाए, नीचे की मृदा ऊपर आ जानी चाहिए। भराई हम कर देते हैं। करौंदे के रोपण के पूर्व अब आपको प्रजातियों पे बहुत विशेष ध्यान देना हो। जो हमारी व्यापारिक दृष्टिकोण से बाजार में प्रजाति बिकती है, नरेंद्र 3, नरेंद्र 12, नरेंद्र 16, नरेंद्र 13,
के नाम से नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा विकसित की गई हैं और अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। जो हमारा लाल सफ़ेद करौंदा है, जिसको हम अमेरिकन वैरायटी कहते हैं, इस प्रजाति को हम सेलेक्ट करें और इसी का रोपण करें। रोपण करने के पूर्व किसी भी पौधशाला पे करौंदे का रोपण जो होता है, जो पौधे तैयार होते हैं, वो सभी पौधे बीज के द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में करौंदे को किसी भी केंद्रीय पौधशाला से, सरकारी पौधशाला से और आपके कृषि विश्वविद्यालयों से या अन्य पौधशालाओं से उनकी गुणवत्ता, बीज और क्वालिटी, यानी कि लाल और सफ़ेद का ही बीज होना चाहिए, उस पौधे का चयन करके आप ले आएंगे और पौधे से पौधे की दूरी के अनुरूप आप उसे गड्ढे में अपनी पॉलीथीन, अर्थबाल जो भी है उसकी जो साइज़ है उसी हिसाब से आप माल का गड्ढा बनाएं, उसमें रोपित कर दें। मौसम अनुकूल हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे फुहारे पड़ने तो कोई आवश्यकता नहीं है। हल्की सिंचाई ऐसी दशा न होने पर आप करें और उसे छोड़ दें। कम रख रखाव, कोई भी कीट व्याधि इन पे नहीं लगता है। आप देखते हैं ये इतने रफ टफ पौधे होते हैं कि 4 से 5 साल तक कम पानी पाने की भी दशा में ये बहुत अच्छे विकसित होकर के एक बाड़ का रूप लेते हैं, एक अच्छे बगीचे का रूप लेते हैं। तो करौंदे की बागवानी की तरफ आज किसानों को आना चाहिए, चाहे वो फिलर क्रॉप के रूप में, चाहे बाड़ के रूप में, या स्वतः एक पूरी बगीचा ही क्यों नहीं करौंदे की रोपित करके अच्छी कीमत कमाई जा सकती है। धन्यवाद। तिलहनी फसल अरंडी बुंदेलखंड क्षेत्र सहित कम सिंचित वाली भूमियों में करके काफी लाभ कमाया जा सकता है। क्योंकि इस समय इसका बुआई का समय चल रहा है और जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि उन्नतिशील पर प्रजातियों पर ध्यान देकर के सही तरीके से बुआई का कार्य संपन्न करें, तभी आप इस खेती में सफल हो सकते हैं। और इसकी जानकारी हेतु हमने संपर्क किया एक कृषि अधिकारी हनुमान प्रसाद वर्मा से। इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अरंडी एक ऐसा पौधा है जिसकी फसल किसान भाई शुद्ध रूप में अथवा अन्य फसलों के साथ मेड़ों पर भी उगा सकते हैं। इसका बीज जो निकलता है उसके कई उपयोग हैं। एक तो जैसे दवाओं के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है और मशीनों के कल पुर्जों में इसका तेल प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बलुई दोमट से दोमट भूमि उचित जल निकास वाली सर्वोत्तम मानी जाती है। बुंदेलखंड की राकड़ एवं भूण मृदाएं इसके लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसके लिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दी जाती है। इसके बाद 2-3 जुताइयां सामान्य देसी हल या कल्टीवेटर चलाकर खेत को तैयार कर लिया जाता है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं अरंडी के संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके अंतर्गत यदि आपके पास उपलब्धता है तो 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी प्रकार खेत की तैयारी के समय मिला दें। उर्वरक के रूप में वर्षा आधारित फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है तथा सिंचित दशा में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। इसके साथ किसान भाइयों, 2 से 3 वर्षों में एक बार 25 किलोग्राम जिंक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर अवश्य करें। फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे दी जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा फसल में दोबारा टॉप ड्रेसिंग करके दी जाती है। इसकी बुआई के लिए कुछ विशेष प्रजातियां हैं, जैसे टाइप 4, टाइप 3। इसकी फसल का जीवन काल 180 दिन का होता है। इसकी उपज टाइप 3 की उपज 11 से लेकर 14 कुंतल तक पर हेक्टेयर होती और कालपी 6। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष उपयोगी है। यह 240 दिन की फसल होती है और सितंबर में बुआई करने पर ये 180 दिन की फसल होती है। और कालपी 6 की उपज जो है 12 से 14 कुंतल पर हेक्टेयर होती है। GCH4 इसको हाइब्रिड बोलते हैं। 130 से 160 दिन की फसल होती है। जुलाई और अगस्त में इसको बोया जा सकता है। और GCH4 की उपज 35 से 40 कुंतल तक पर हेक्टेयर होती है। इसके बाद इसमें जो बीज लगता है पर हेक्टेयर 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर इसका लगता है। संकर प्रजातियों में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त होता है। अरंडी के बीज को
3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, परंतु इसका बीज चूंकि चिकना होता है, अतः इस दवा का प्रयोग सरसों के तेल में मिलाकर और बीजों के ऊपर अच्छे से एक लेपदार परत चढ़ा देनी चाहिए। और इसकी फसल की बुआई हल के पीछे कूण में की जाती है। 90 गुणे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पर इसकी बुआई की जाती है। इसके सिंचाइयों की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बरसात की फसल है। आवश्यकता अनुसार अगर पानी की सुविधा है, आपके पास स्रोत है, तो आवश्यकता पड़ने पर 1-2 सिंचाई आप कर देंगे तो उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है। इसमें जो कीट लगता है, रोएदार सूढ़ी होती है, जो पत्तियों को खा करके फसल को क्षति पहुंचाती है। इनमें से पत्ती जो है के डंठल भर बचते हैं, उसका कोमल भाग खा लेने से पौधे सूख जाते हैं। इसके लिए क्यूनाल्फास नामक दवा की मात्रा जो है 1.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 600 से लेके 800 लीटर पानी में घोल करके पानी छिड़काव स्प्रेयर द्वारा किया जाता है। जो रोग लगते हैं पौधे में, वो पत्तियों में काले रंग के धब्बे पड़ते हैं, किनारे पर छोटे छोटे काले कत्थई रंग के धब्बे पड़ते हैं। इसके पड़ने से फसल के पौधे, पत्तियां सूखने के कारण पौधे भी सूख जाते हैं, क्योंकि पत्तियां सूखने की वजह से पौधों को भरपूर जो है भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए पौधे सूख जाते हैं और उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जाती है। जो मैंने अंडी की फसल के बारे में बताया, अगर किसान भाई अपने खेतों पर इस फसल को उगाएं और कीड़ों और बीमारियों से पूरी तरह फसल को जो है बचा सकें, तो मेरा मानना है कि किसान को अच्छी आमदनी होगी और किसान हमारा खुशहाल होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे देंगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है, जापान की ये शान है, धान के किसानों की। देखिए आरती लाइव। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है, जापान की ये शान है, धान के किसानों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। इन दिनों जैविक खेती चर्चा का विषय बनती जा रही है, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मृदा उर्वरता और अच्छी आय का जरिया भी बनती जा रही है। फलस्वरूप जो किसान इसकी महत्ता को समझकर सब्जियों की जैविक विधि द्वारा खेती करना चाहते हैं, वो इसे किस प्रकार से अपनाएंगे, इसमें किए जाने वाले प्रबंधन क्या हैं? किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक
वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। हरित क्रांति हमारे यहाँ पर शुरू हुई थी। उस हरित क्रांति के कारण हमारे को बेनिफिट तो हुआ है अनाज का, ये तो हो गया, हमारी भूखमरी तो मर गई थोड़ी बहुत। तो उसमें एक चीज का हमारे को नुकसान जरूर हुआ है, किसानों को सबसे बड़ा नुकसान और समाज को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है क्योंकि प्रॉपर रासायनिक पे हमारी खेती डिपेंड हो गई और रासायनिक पे डिपेंड होने के बावजूद कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बहुत ही भयंकर बीमारियां हमारे समाज में आ चुकी हैं और इससे बचने के लिए हमारे को जैविक अपनाना पड़ेगा। अगर हमारे प्रॉपर जैविक हम खेती करेंगे और जैविक हमारा फूड और पशुओं का चारा होगा तो उसमें ऑटोमेटिक हम ये मानेंगे तो समाज सेवा के साथ साथ और हमारी जो बीमारी है उनसे भी छुटकारा मिलेगा। देश के किसानों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे को 100 या 200 मन जीरी या हमारे को 60 मन गेहूँ या हमारे को कई क्विंटल खरबूजा या तरबूज निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे को कम प्रोडक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जैविक बनाओ। आज भी जैविक पद्धति द्वारा देश में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियों जहाँ सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, पिछड़े, पहाड़ी, घाटी तथा आदिवासी वाले क्षेत्र आदि में अपनाई जा रही है। मैंने जैविक का काम करना शुरू कर दिया 2010 के अंदर। स्टार्टिंग में तो 1-2 साल हमारे को दिक्कत आई है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन पूरा नहीं मिलता, थोड़ा खाद की और दवा की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो भी हमने अपने आप भरपाई पूरी कर ली। तकरीबन हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल पड़ा और अच्छी प्रोडक्शन होने लगी और अच्छे रेट मिलने लगे। और दूसरी हमारी जो वेजिटेबल और फ्रूट हम जो करते हैं वो सारा अच्छी मार्केट में जाता है, जैसे मॉल वगैरह में, दिल्ली में, और हमारा करनाल जाता है, हमारी लोकल मंडी पूंडरी है। और जो हमारे बंधे हुए कस्टमर है जो लोकल, जो जैविक ही खाना पसंद करते हैं, वो भी हमारे से अच्छा माल लेते हैं। और जो जैविक का मैंने काम शुरू किया है ना, पहले मेरे से ये हमारा मित्र है राजेश कुमार सिकंदर खेड़ी, छोटे भाई जैसा है मेरा, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि इसके साथ मिलजुल के हम ग्रुप भी बढ़िया चलाए हुए हैं और जैविक हमारे को अच्छा सिस्टम मिला। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे किसानों के लिए ये सुनहरा अवसर है। मैं 2008 से जैविक खेती कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, एवरेज भी, प्रोडक्शन भी बहुत कम हुई मेरी। 3 साल के बाद मेरी प्रोडक्शन बढ़िया मिली और मेरा मार्केट में एक नाम हो गया, अच्छा मुनाफा मिलने लगा। मेरा सारा प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे मार्केट में हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो किसान भाइयों से यही सलाह है, जितने हो सके जैविक पे आए क्योंकि आगे जैविक का ही जमाना आने लग रहा है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पादन 2001 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पाद राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई। जहर युक्त खेती को छोड़कर हम किसानों से ये अपील करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। इसमें शुरू में किसानों को हो सकता है थोड़ी पैदावार कम मिले, लेकिन जो रेट्स हैं उनके ऑर्गेनिक पदार्थों के, ऑर्गेनिक अनाजों के, वो किसानों को ज्यादा मिलते हैं। कई बार 1.5 से 2 गुना तक भी कंज्यूमर देने के लिए तैयार रहता है। बीज उपचार से लेकर फाइनल हार्वेस्टिंग तक किसानों को ट्रेनिंग देता है इसमें। और जैसे जैविक खाद है, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है, केचुए की खाद है, बायोगैस स्लरी है, ये सब चीजें बनाने की मतलब किसानों को ट्रेनिंग देता है। और इसमें हमारे किसान जैसे अमरीक हजवाना है, राजेश खेड़ी सिकंदर है, ये आगे भी आ रहे हैं और ये ऑर्गेनिक उत्पाद अपना बना के सुदूर जैसे गुड़गांव है या दिल्ली में है जो मॉल है उनके साथ उनका रेट बाईबैक कांटेक्ट हुआ है और वो उनका माल को खरीद रहे हैं। बल्कि डबल से भी 3 गुना तक भी वो दाम देने के लिए तैयार हैं दिल्ली के वासी। हर बल्कि कैथल में भी ऐसे किसान, ऐसे कंज्यूमर हैं जो किसानों को उनकी ऑर्गेनिक उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए तैयार है, रेट देने के लिए तैयार है। किसानों को यही सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम शुरू में कम से कम अपने रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, उसके बाद ऑर्गेनिक तरफ जाएं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक जो कीड़े मार दवाइयां जैसे नीम से बने हुए उत्पाद हैं वो मतलब बाजार में उपलब्ध हैं, वो उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। खाद के रूप में जैसे गोबर की खाद है, बायोगैस स्लरी है या अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद है, उन खादों का इस्तेमाल करके किसान अपनी पैदावार को बढ़ा तो नहीं सकते ऑर्गेनिक खेती के अंदर, लेकिन उसको उस पैदावार को मेंटेन कर सकते।
खरीफ के मौसम में मुख्य फसलों से अच्छे उत्पादन लेने के लिए बाधा आती है और वो है खरपतवार। किसान भाई अक्सर इससे निपटने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं जो कि काफी मेहनती और खर्चीला भी होता है। किसानों की इन्हीं समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की वीडर मशीन यानी कि खरपतवार नाशी यंत्रों का आविष्कार किया हुआ है और इन पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर YC भट्ट। किसान भाइयों, जैसे बरसात का मौसम है, खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार हो जाती है। ऐसे समय में अगर हमें खरपतवार निकालने के लिए 1 हेक्टेयर में हमें करीब 20 से 25 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अमूमन खर्चा हमारे को करीब 3 से 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ता है। इसलिए हमने उसके यांत्रिकरण के लिए एक मशीन का विकास किया है, उसका नाम है पावर वीडर, और इसके द्वारा हम खेत में आसानी से एक व्यक्ति ही इसको चलाता है और एक दिन में 1 हेक्टेयर का काम निराई गुड़ाई का कर लेता है। तो इसका 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। तो आप मान के चले कि आपके जो निराई गुड़ाई की जो लागत है वो आधी हो जाती है और उसमें करीब आपको 60 से 70% समय की बचत हो जाती है। पावर वीडर बहुत प्रकार के आते हैं और अलग अलग शक्ति के हिसाब से आते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, अरंडी है, मक्का है, ये जो चौड़ी कतार की फसलें हैं, इसमें तो ये मशीन ने बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया है। ये जो मशीन आती है ये अलग अलग कीमत में आती है। इंजन की हॉर्स पावर के हिसाब से इनकी लागत लगती है। अब 3 हॉर्स पावर से लेके 5 हॉर्स पावर तक की मशीन तो आपको करीब 50 से 60 हजार रुपये में उपलब्ध हो जाती है। ये मशीन 6.5 हॉर्स पावर की है, इसकी लागत करीब 95 हजार रुपये है। और जो मशीन डीजल इंजन के साथ आती है 8 हॉर्स पावर की और 10 हॉर्स पावर की, उन मशीन की लागत करीब 1 लाख से लेके 1,15,000 रुपये तक इनकी लागत आती है। कृषि विभाग से इस इक्विपमेंट के ऊपर जो अनुदान सहायता मिलती है वो साधारणतया 25,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक के अनुदान मिलता है। इसलिए किसान भाइयों से अपील करते हैं कि आप सब लोग ऐसी पावर वीडर टाइप की मशीन का अपने निराई गुड़ाई के लिए उपयोग करें। किसान भाइयों, इस यंत्र के अलावा जो किसान भाई धान की फसल लगाए हैं वह इस फसल में खरपतवारों की नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोग करेंगे, इस विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे बीच मौजूद हैं पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। कि हमारे यहाँ जो धान लगाने के बाद सबसे बड़ा समस्या आता है खरपतवार का। तो खरपतवार धान में हम अगर मैनुअली विधि से निकाले तो चूँकि पानी लगा रहता है, अगर प्रॉपर पानी लगा है, ज़्यादा लगा हुआ है पानी, तब तो खरपतवार हमारा ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे देखते हैं कि आज के मौसम जो कभी पानी सूखा पड़ रहा है तो कहीं कुछ पड़ रहा है, इस ऐसे परिस्थिति में हमारे यहाँ खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो उसके लिए अगर हम जो पुरानी विधि है खुरपी से अगर करें और बहुत समय लगता है, जिससे करीब 1 हेक्टेयर में 57 जो हमारा लेबर श्रम को यूज़ करना पड़ता है। पर अगर 1 हेक्टेयर को निकौनी करना है तो करीब 57 मैंडेज हमारा वहाँ पे यूज़ होता है। तो काफ़ी उसमें जो मैंडेज की जो वेतन देते हैं वो पर 200 हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम अभी हमारे जो यहाँ जो आधुनिकतम मशीन आया है, लो लैंड राइस पावर वीडर आया है, जो जिसपे कि एक इंजन लगा हुआ है, चाइनीज़ इंजन लगा हुआ है उस पर, और वो करीब 18 से 20 सेंटीमीटर तक उसका चौड़ाई है और वो कतार में आराम से चला जाता है और उससे हम लोग निकौनी करते हैं। उसमें हम लोगों ने जैसा कि देखा कि धान की खेत में 2 तरह की समस्या, एक तो खरपतवार है, दूसरा अच्छा प्रभाव है इस पर, चूँकि कुछ धान की पौधे बड़ी पत्ती हो जाती है तो उससे नुकसान होती है, नहीं तो ये निकौनी के लिए बड़ी उत्तम है और लोगों ने इसे अपना रहा है। इसकी मूल्य लगभग 3 से 3-3.5 हज़ार के आसपास है और ये कभी कारगर है। एक ही श्रमिक इसको चलाते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ढंग से चलाते हैं। बीच में इंजन रहता है और 2 कतार में साथ में ये निकौनी करते चला जाता है। तो इसमें करीब 15 से 1 महीने तक का ही पौधा को हम लोगों ने निकौनी कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर पौधा चूँकि बड़ा हो जाता है तो फिर घास आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, खरपतवार आने की संभावना नहीं रहती है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लेखराजपुर जिला मैनपुरी से गजेंद्र यादव ने। यह दुधारू पशुओं में टीकाकरण के समय रखी जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहते हैं। तो यादव जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। चाहे तो हम सवेरे करवा लें या नहीं तो शाम में जो है पशु को टीकाकरण करवाएं। उसके साथ साथ जो है ये ध्यान दें कि हमारे जो पशु हैं वो उसमें तो किसी तरह का जो है एक्सटर्नल पैरासाइट जो जैसे किलनी हो गया, जू हो गया, उससे मुक्त रहे। उसको पहले हम लोग सफाई कर लें, उसका जो दवाई आता है उससे मॉप करके धो के उसको साफ कर लें। उसके साथ साथ जो है उसके अंतर परजीवी जो होते हैं उसको भी हम रखें ध्यान में कि वो भी उसका लोड नहीं हो। वो उसको कोई भी जो दवाई आती है जो पैरासाइट इंटरनल पैरासाइट्स के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कोई भी जो है पैरासिटिक दवाई देके उसका इंटरनल लोड कम कर लें पैरासाइट्स का। उसके साथ साथ जो उनके समय में जो है जैसे कभी वर्षा कभी धूप, तो इस समय में जो है जानवर को फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर का जो होता है जो मौसम का, तो थोड़ा सा जानवर को जो है अच्छा खाना दें और साफ़ सुथरा जगह में रखें। और जैसे वर्षा आए तो वर्षा से बचाएं, फिर ह्यूमिडिटी आए तो थोड़ा सा उसको हवा प्रदान करें और विटामिन्स मिनरल्स ये सब का प्रयोग करें जिससे कि उसका प्रतिरोधक क्षमता बना रहे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।